देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। प्यारे विद्यार्थियों, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे पहले हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करना। देखिएगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। सुनो, प्रत्येक भाज्य संख्या को, चाहे वो कोई भी भाज्य संख्या हो, उस प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब उस भाज्य संख्या को छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, उसे तोड़ा जा सकता है। और ये जो प्रत्येक टुकड़ा होगा, ये प्रत्येक गुणनखंड जो होगा, ये यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 26, तो ये जो 26 है एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें स्वयं का भी भाग जाए, जिसमें एक का भी भाग जाए, और इनको छोड़ के, मतलब स्वयं और एक को छोड़ के किसी तीसरी संख्या का भी भाग चला जाए। तो 26 में एक का भाग भी जाएगा, 26 में 26 का भाग भी जाएगा, इन दोनों को छोड़ के किसी तीसरी संख्या का भी भाग, मतलब 13 का भाग भी इसमें जा रहा है। इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो मैं इस 26 के दो टुकड़े करता हूं, 2 गुणा 13। आप देख रहे हैं 2 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, और इन दोनों को गुणा करें तो 26 भी आता है। मतलब 26 के हमने दो टुकड़े किए हैं। 26 एक भाज्य संख्या है, और इस भाज्य संख्या के हमने जो दो टुकड़े किए हैं, दो गुणनखंड किए हैं, ये दोनों अभाज्य हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही बोलती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। और ये जो गुणनखंड आता है, ये यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। आशा करता हूं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आप समझ पाए होंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अपने को जो संख्याएं दी गई हैं, पहले तो इस संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित करना है, तोड़ना है, और वो जो गुणनखंड आएंगे अभाज्य संख्याओं के, उनको फिर गुणनफल रूप में लिखना है, व्यक्त करना है। तो दिया गया पहला पॉइंट इसमें दिया गया है 140। हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड करके उसको गुणनफल रूप में लिखना है। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? 140 लिखेंगे। अब देखेंगे 140 में कितने का भाग जा रहा है। तो ये सम संख्या है, इकाई अंक 0 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। जैसे ही मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो आएगा 70। 2 का भाग देने का मतलब है आधा करना। 140 का हम आधा करेंगे, 70 आएगा। 70 में फिर 2 का भाग जा रहा है, 35 आएगा। 35 में 5 का भाग जा रहा है, 7 बार जाएगा, 7 में 7 का भाग जाएगा, 1 आएगा। मतलब 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो क्या क्या हुए हैं? 2, फिर 2, फिर 5 और फिर 7। इनको गुणनफल के रूप में लिख देना। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप कहलाएगा। ये अपना आंसर है। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है 156। 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं 156 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा, उस गुणनखंड को मैं गुणनफल रूप में लिखूंगा। तो देखिएगा दूसरे पॉइंट में लिखा है 156, तो मैं 156 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं। सबसे पहले
आप देख रहे हैं 156 सम संख्या है और 156 सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो मैं इसमें 2 का भाग देता हूँ। 2 का भाग देने का मतलब होता है आधा करना। 156 में 2 का भाग देंगे तो 156 का आधा करेंगे। कैसे करें? 156 में ऐसे करो, आप 150 को अलग करो, 6 को अलग करो। 150 का आधा करो 75 आएगा, 6 का आधा करो 3 आएगा, 75 और 3 हो गया 78। मतलब 156 में 2 का भाग देंगे आएगा 78, 78 आएगा। अब 78 वापस सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा। 78 में 2 का भाग देने का मतलब है 78 का आधा करना। 78 का आधा कैसे करूं? 70 का आधा कर दो 35, 8 का आधा कर दो 4, 35 और 4 कितने हो गए? 39। ये लो 39। 39 में कितने का भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। और 13 में 13 का भाग जा रहा है, कितना आएगा? 1। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया? 2, 2, 3, 13। इसको गुणनफल रूप में लिख देंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 13, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 3825, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट 3825 का हमें अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखिएगा 3825 का मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं। सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, इकाई का अंक 5 है। 2 से आगे चलेंगे, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है? तो 3 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि अंकों का योग करके देख लो। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे ही मैं अंकों का योग करता हूं तो 5 और 2 हो गया 7, 7 और 3 हो गया 10, 10 और 8 हो गया 18, 18 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा, तो मैं इसमें 3 का भाग देता हूं। 3 का भाग देंगे तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 7 21, बचेगा 1, उतारा 5, 3 पंजो 15, 1275 आएगा। अब हम देखेंगे 1275 में 3 का भाग जाता है क्या? तो फिर अंकों का योग करो, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, बिल्कुल 15 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। जैसे ही मैं इसमें 3 का भाग दूंगा तो देखना 3 चौक 12, 7 उतारा, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, मतलब 425 आएगा। क्या 425 में 3 का भाग जा रहा है? तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब 425 में भी अब 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्या इसमें 5 का भाग जाएगा? बिल्कुल 5 का भाग जाएगा, इकाई अंक 5 दिख रहा है। तो जैसे ही मैं इसमें 5 का भाग दूंगा 8 बार जाएगा, 8 पंजो 40, बचेगा 2, 5 उतारेंगे 85 आएगा। 85 में 5 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 5 एकम 5, बचेगा 3, उतारा 5, 5 7 35, 17 पंजो 85 होता है। अब 17 में 17 का भाग जा रहा है, कितना आ जाएगा? 1। तो अभाज्य गुणनखंड 3825 का क्या आया? 3 3 5 5 17। तो इसका गुणनफल रूप हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये अपना आंसर कहलाएगा। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, जो कि लिखा हुआ है 5005। हमें 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में लिखना है। तो सबसे पहले मैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं। तो देखना क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है? तो अंकों का योग करके देखते हैं। 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 5005 में भी 3 का नहीं जाएगा। जैसे ही मैं इसमें 5 का भाग दूंगा तो देखो 5 एकम 5, 2 0 ऐसे कैसे, 5 एकम 5 ये आया है। अब देखो क्या इसमें 5 का भाग वापस जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का भाग जाए तो इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें इकाई अंक 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब अब हमें इसमें 7 का भाग देना है।
जैसे ही मैं इसमें 7 का भाग दूंगा तो देखो क्या आएगा, 7 एकम 7, बचेगा 3, उतारा 0, 7 चौक 28, बचेगा 2, उतारा 1, 7 तिये 21, कितना आएगा 143। 143 में साफ साफ दिख रहा है कि इकाई का अंक 3 और इस 1 को जोड़ें तो 3 और 1 4 होता है, जो कि बीच में लिखा हुआ है। 11 से जब हम गुणा करते हैं तो डायरेक्ट गुणा करने का मेथड मैंने बताया था कि जब 13 की गुणा 11 से करनी हो तो कैसे करते हैं, 1 और 3 को जोड़ के 4 आया, बीच में घुसा दिया, मतलब 143 आ रहा है। तो यहाँ पे 143 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 13 में 11 की गुणा की गई है, इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। तो जैसे ही मैं इसमें 11 का भाग दूंगा तो 13 आएगा। अब 13 में 13 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो आपका आंसर आएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये अपना आंसर है 5। 7429। 7429 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल रूप में लिखना है तो सबसे पहले मैं 7429 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो 7429 में भाग जाएगा 17 का, आएगा 437। 437 में अब भाग जाएगा 19 का, जैसे ही मैं उसमें 19 का भाग दूंगा तो आएगा 23, और 23 में भाग जाएगा 23 का, कितना आ जाएगा 1। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है HCF और LCM ज्ञात करो। हमें दो संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं का हमें पहले तो HCF में से निकालना है, फिर LCM ले से निकालना है। तो देखिए HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम ज्ञात करना इस क्वेश्चन में सीखेंगे। उसके बाद में हमें एक जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा इनके HCF और LCM के बराबर होगा, ये अपने को जांच करनी है। देखिएगा जब दो संख्याओं का, कोई भी संख्याएं हो वो दो, यदि उन दोनों संख्याओं का मैं HCF निकालूं और उन्हीं दोनों संख्याओं का मैं LCM निकालूं तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कुछ आएगा। वो गुणनफल किसके बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये यहां पे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी अपने को यहां सिद्ध करके बताना है। तो देखिएगा पहला पॉइंट लिखा हुआ है 26 और 91, इन दोनों का सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, उसके बाद में इन दोनों का LCM निकालेंगे और फिर इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे। रिजल्ट जो आएगा वो किसके बराबर दिखाएंगे करके, इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM की गुणा करेंगे, उसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है 26 और 91 का अपने को क्या करना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो पहले 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणा 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 7 गुणा 13। अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं HCF ज्ञात करना। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो लेना है अपने को। तो 2 देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 तो कॉमन नहीं आ रहा। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब 7 भी कॉमन नहीं आ रहा। आप देख रहे होंगे 13 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अपना HCF हो जाएगा 13। HCF ऐसे ही निकालते हैं, कॉमन देखते हैं, जो जो कॉमन आ रहा है गुणनखंड वो हो जाएगा HCF। उसके बाद में हम बात करते हैं LCM की। तो LCM कैसे ज्ञात करते हैं, सुनो। LCM में प्रत्येक संख्या को शामिल किया जाएगा, लेकिन उसको किया जाएगा जो सबसे ज्यादा बार आए। जैसे 2 पहले वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 3 बार आ रहा है, दूसरे वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 ही बार आ रहा है, तो अधिकतम कितनी बार आया है, 3 बार आया है, उसको हम शामिल करेंगे। देखिएगा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं LCM की कि LCM कैसे निकालें इसका। तो सबसे पहले मैं संख्या ले रहा हूं 2, संख्याएं सारी लेनी है, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन शामिल उसको करेंगे जो अधिकतम बार आए।
यहाँ देखो सबसे पहले मैं 2 ले रहा हूँ, 2 इसमें कितनी बार आया है, इसमें एक ही बार आया है, 2 इसमें आया ही नहीं है, तो 2 अधिकतम कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो 2 को शामिल करेंगे। ओके, उसके बाद में 7 पे आ जाओ, 2 से बड़ा 7 है, 7 अधिकतम कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। 13 अधिकतम कितनी बार आया, इसमें भी 13 एक ही बार आया है, इसमें भी 13 एक ही बार आया है, तो 13 अधिकतम कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, तो लिखेंगे 13। अब इन तीनों की गुणा करेंगे, 13 के 7 से गुणा करेंगे 91 आएगा, 91 की 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 182, अर्थात HCF तो आ गया 13, LCM आ गया 182। ये दोनों हमने ज्ञात कर लिए। अब हमें सिद्ध करके बताना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कौन सी का, 26 और 91 का गुणा किसके बराबर होना चाहिए, HCF और LCM के बराबर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला जो यहाँ दिया गया है ये हम यहाँ सिद्ध करके दिखाएंगे। तो दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM। इन दोनों संख्याओं का गुणा मतलब 26 गुणा 91 बराबर HCF कितना आया, HCF आया है 13, LCM कितना आया है 182। इनकी गुणा मत कीजिए, दोनों को बराबर ही तो करके दिखाना है। इसको मैं ऐसे लिख दूं 26 गुणा 91 बराबर, इसका डबल कर दो और इसका आधा कर दो, एक का डबल एक का आधा, 13 का डबल करेंगे 26 हो जाएगा, तो इसका डबल किया तो इसका आधा करना पड़ेगा, 182 का आधा करेंगे 91 आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये भी 26 गुणा 91 है, ये भी 26 गुणा 91 है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आया है। तो ये बात यहाँ प्रूव हो गई है, हमने जांच भी कर दी है। अब देखिएगा इसका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में संख्याएं दी है 510 और दिया है 92। तो सबसे पहले मैं 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं। देखिए 510 का जैसे ही मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, मतलब इसका आधा हो जाएगा। 500 का आधा करेंगे डायरेक्ट 250 आएगा, 10 का आधा 5 आएगा, 250 और 5 तो हो जाएगा 255। ये लो 255। अब 255 में 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं, तो 3 का देंगे। 3 का भाग जैसे ही मैं इसमें दूंगा तो देखो कितना आएगा, 3 8 24, 3 5 15, 85 आएगा। 85 में कितने का भाग जा रहा है, 5 का, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 5 85 होता है। 17 में कितने का भाग जा रहा है, 17 का, तो कितना आ जाएगा 1। यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 3 5 और 17। तो लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब हम 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिएगा 92 का मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं, इसमें 2 का भाग जाएगा तो हम 92 का आधा करेंगे। कैसे करें, सबसे पहले 90 का आधा कर लो, 45 आएगा, 2 का आधा कर लो, 1 आएगा 45 और 1 तो 46 हो जाएगा। अब 46 में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, कितना आएगा 23 आएगा। अब 23 में 23 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणा 23। अब अपने को निकालना है सबसे पहले HCF। HCF कैसे निकालते हैं, तो दोनों में अपने को कॉमन देखना है कौन सा गुणनखंड आ रहा है। तो आप देख रहे हैं 17 कॉमन नहीं आ रहा, 23 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, एक गुणनखंड 2 कॉमन आ रहा है, देखो, तो HCF हो जाएगा 2। उसके बाद में हमें निकालना है LCM। LCM कैसे निकालते हैं, प्रत्येक संख्या को शामिल करेंगे, किसी संख्या को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन संख्या को उसको शामिल करेंगे जो ज्यादा आ रही है, सबसे अधिकतम बार आ रही है। यहां देखो 510 वाले में सबसे पहले मैं संख्या लेता हूं 2। 2 इसमें कितनी बार आया है, 2 इसमें एक ही बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो हम इसको शामिल करेंगे, लिखेंगे 2 गुणा 2। उसके बाद में 2 से बड़ी संख्या 3 इसमें कितनी बार आई है, एक बार, इसमें आई नहीं है तो हम 3 को शामिल करेंगे, एक बार आया है। 5 इसमें कितनी बार आया, एक बार, इसमें आया ही नहीं है तो 5 अधिकतम कितनी बार आया, एक बार, ओके। 17 अधिकतम कितनी बार आया, एक बार, ओके। 23 अधिकतम कितनी बार आया, एक बार। सबको शामिल कर लिए। इन सब की हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 23,460, जो कि अपना LCM होगा। अब अपने को जांच करनी है दोनों संख्याओं का गुणा बराबर HCM गुणा LCM। तो दोनों संख्याओं का गुणा 510 की गुणा करनी है 92 से, और ये किसके बराबर आएगा, HCF गुणा LCM के। तो HCF आया है 2
गुणा LCM आया है 23,460, 23,460। जैसे ही आप इनकी गुणा करेंगे और इनकी गुणा करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसा होता है, दो संख्याओं का गुणा हमेशा उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप इन दोनों की गुणा करना और इन दोनों की गुणा करना, आपका रिजल्ट दोनों तरफ आपको बराबर दिखेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट लिखा है 336 और 54 का हमें HCF और LCM निकालना है। 336 और 54, तो सबसे पहले मैं 336 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं। तो देखना 336 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। 336 सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा, मतलब इसका आधा करेंगे हम। तो आधा कैसे करेंगे, देखो 300 का आधा कर दो 150 हो जाएगा, 36 का आधा कर दो 18 हो जाएगा, 150 प्लस 18 कितना हो गया 168, ये आ जाएगा 168। इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। इसका आधा करेंगे तो 160 का आधा तो हो जाएगा 80, 8 का आधा हो जाएगा 4, मतलब 84 आएगा। 84 में 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। इसका वापिस आधा करो, कितना आ जाएगा 42, 42 में 2 का भाग जा रहा है, कितना आ जाएगा 21, 21 में भाग जा रहा है 3 का, कितना आ जाएगा 7, और 7 में भाग जा रहा है 7 का, तो कितना आ जाएगा 1। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 2 2 2 2 3 और 7। गुणनफल रूप में लिख दो, तो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये आ गया 336 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें कितने का भाग जा रहा है, 2 का, कितना आएगा 27, 27 में कितने का भाग जा रहा है 3 का, कितना आएगा 9, 9 में कितने का जा रहा है 3 का, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 में कितने का जाएगा 3 का, कितना आएगा 1। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें निकालना है सबसे पहले इनका HCF। कैसे निकालेंगे, कॉमन देखो, एक तो 2 कॉमन आ रहा है ये आ रहा, और एक 3 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो HCF आ जाएगा 2 गुणा 3 यानी 6 आएगा अपना HCF। अब अपने को निकालना है LCM। LCM कैसे निकालेंगे, तो देखो प्रत्येक संख्या को शामिल करेंगे, लेकिन उसको करेंगे जो अधिकतम बार आ रही है। इसमें देखो 2 कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 4 बार आ रहा है, इसमें 2 1 ही बार आ रहा है, तो ज्यादा किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 अधिकतम 4 बार आया। फिर 3 देखो, 3 इसमें 1 बार आया, लेकिन इसमें 3 बार आया, तो लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद में 7 है, इस 3 से बड़ी संख्या, तो 7 अधिकतम 1 बार आया, तो इनटू में लिख दिया 7। अब हम इनकी गुणा करेंगे तो आएगा 3024, ये अपना LCM हो जाएगा। उसके बाद में हमें करनी है जांच, तो हम 336 की और 54 की गुणा करेंगे, जो कुछ आएगा उसे रख लेंगे। करके देखना, 336 की और 54 की गुणा करेंगे, रिजल्ट आएगा उसे रख लिया। फिर HCF की और LCM की गुणा करेंगे, ये जो गुणनफल आएगा ये इनके गुणनफल के बराबर आएगा, वो अपनी हो जाएगी जांच। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है HCF और LCM निकालो। इस बार अपने को 3-3 संख्याएं दे दी और इन 3-3 संख्याओं का अपने को HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट लिखा हुआ है 12 का, 15 का और 21 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो मैं 12 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं। 12 में 2 का भाग जाएगा 6 आएगा, 6 में फिर 2 का भाग जाएगा 3 आएगा। तो 2 गुणा 3 गुणा 1 में लास्ट में लिख देता हूं। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 गुणा 5 गुणा 1। 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 गुणा 7 गुणा 1। अब अपने को निकालना है इनका HCF। HCF कैसे निकालेंगे, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो इनमें कॉमन आ रहा है 3। इसके अलावा इसमें देखो 2 इसमें आ रहा है लेकिन बाकी में नहीं आ रहा, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब कॉमन क्या आया, कॉमन आया 3, तो HCF हो जाएगा 3। फिर देखिएगा LCM।
तो एलसीएम में प्रत्येक संख्या को शामिल किया जाएगा, लेकिन संख्या वो शामिल की जाएगी जो अधिकतम बार आई है। देखो सबसे पहले मैं 2 को लेता हूं। 2 इसमें कितनी बार आया? 2 बार। इसमें आया नहीं, इसमें आया ही नहीं, तो 2 अधिकतम कितनी बार आया? 2 बार आया। तो लिखेंगे 2 गुणा 2। ओके। उसके बाद में देखो 3 अधिकतम कितनी बार आया? इसमें भी 1 बार आया, इसमें भी 1 बार आया, इसमें भी 1 बार आया, तो 3 अधिकतम 1 ही बार आया है। 5 अधिकतम कितनी बार आया? अच्छा, कॉमन नहीं देख रहे, सब संख्याओं को ले रहे हैं, अधिकतम बार आ रही है वो ले रहे हैं। 5 अधिकतम कितनी बार आया है? 1 बार। और 7 अधिकतम कितनी बार आया है? ये भी 1 बार आया है। अब देखो इन सब की गुणा करेंगे। सबसे पहले मैं इस 7 की गुणा 5 से करता हूं। कितना आएगा? 35। 35 का फिर मैं करूंगा सीधा डबल, कितना हो जाएगा? 70। 70 की गुणा करूंगा मैं 3 से तो आएगा 210, और 210 का फिर मैं करूंगा डबल तो आ जाएगा 420, अर्थात अपना एलसीएम आएगा 420। समझ पाए? अब देखिएगा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है 17, 23 और 29। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 17 में 17 का ही भाग जाएगा, 17 गुणा 1। 23 में 23 का ही जाएगा, 23 गुणा 1। 29 में 29 का ही जाएगा, 29 गुणा 1। ये 1 इसलिए मैं लिख रहा था कि अब हम कॉमन देखेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। तो इनमें कॉमन देखो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 1, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 1। फिर अपने को निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो सब संख्याओं को शामिल करेंगे, तो ये 17, 23, 29 सारे शामिल हो जाएंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29, इन सब की गुणा करेंगे तो आएगा 11,339, जो कि अपना एलसीएम हो जाएगा। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 3, 8, 9 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 8 का, 9 का और 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। 9 का करेंगे तो आएगा 3 गुणा 3 गुणा 1। 25 का करेंगे तो आएगा 5 गुणा 5 गुणा 1। हम निकालेंगे सबसे पहले एचसीएफ, कॉमन देखेंगे। बताओ 2 कॉमन आ रहा है क्या? नहीं। 3 नहीं, 5 नहीं, क्या कॉमन आ रहा है? 1। तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 1। ओके। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में सब संख्याओं को शामिल करेंगे, अधिकतम बार आए वो लेंगे। 2 इसमें अधिकतम कितनी बार आया है? 3 बार। इसमें आया ही नहीं, इसमें आया ही नहीं, तो 2 अधिकतम कितनी बार आया? 3 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिख दिया। उसके बाद में 2 से बड़ी संख्या 3 है, 3 कितनी बार आया? अधिकतम 2 बार, तो 3 गुणा 3। 5 अधिकतम कितनी बार आया? 2 बार, तो 5 गुणा 5। इन सब की हम गुणा करेंगे तो आएगा 1800, अर्थात अपना एलसीएम हो जाएगा 1800। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अपने को बताया गया है कि एचसीएफ दिया है 306 और 657 का 9, और हमें एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। मतलब दोनों संख्याओं का 306 और 657 का अपने को एचसीएफ दिया गया है और अपने से एलसीएम पूछा गया है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर होगा? इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। तो दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याएं कौन सी दी है? एक तो दी है 306, इसकी गुणा करेंगे। दूसरी संख्या क्या दी है? 657 बराबर एचसीएफ तो क्वेश्चन में दिया गया है ना 9, और एलसीएम अपने से पूछा गया है। तो हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम के साथ गुणा में कितना है? 9, इसका हम दूसरी तरफ भाग दे देंगे। तो एलसीएम बराबर आएगा 306 गुणा 657 बटा 9। अब मैं 306 को और 9 को काट दूंगा। 9 तिये 27, बचेगा 3, उतारा 6, 9 चौक 36, 34 गुणा आगे बचेगा 657। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आप 34 और 657 की गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22,338। ये आपका
आंसर हो जाएगा। गुणा आप करके देखना, 34 की 657 से जैसे ही आप गुणा करेंगे आपका आंसर आएगा 22,338, जो कि अपना एलसीएम हो जाएगा। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय भारत।